वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। लास्ट क्लास में हम लोग नाइक्विस्ट प्लॉट को प्लॉट करना और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब हमने किया, स्पेशल क्वेश्चंस भी किए और उसमें जो स्टेबिलिटी का कंडीशन देखा हमने, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पता चला कि ऐसा हो सकता है कि कोई क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम स्टेबल हो लेकिन उसका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम स्टेबल ना हो। इसका उल्टा भी हो सकता है कि कोई ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम स्टेबल ना हो और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम स्टेबल हो। तो वहां से हमने जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था n इक्वल टू पी, उससे स्टेबिलिटी का पता लगाया और एक क्रिटिकल पॉइंट के क्रॉस इंसर्किलमेंट कैसे कैलकुलेट वगैरह करते हैं वो हमने देखा। अब इसके बाद नाइक्विस्ट प्लॉट का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो है रिलेटिव स्टेबिलिटी फ्रॉम नाइक्विस्ट प्लॉट। रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग रूट लोकस में थोड़ा बहुत पढ़े हैं और उसमें हमने ये पढ़ा था कि गेन जो k है उसमें हमने देखा, ध्यान में होगा आपको, जब हम लोग प्लॉट बनाते थे तो हम लोग बात करते थे कि k की इस वैल्यू तक सिस्टम स्टेबल है और जहां पे वो प्लॉट रूट लोकस प्लॉट जहां पे जियो में इसको कट करता था, कहते थे यहाँ पर इस k की वैल्यू के लिए सिस्टम क्या है, मार्जिनली स्टेबल है और इससे ज्यादा k के लिए क्या है, सिस्टम अनस्टेबल है। तो हमने रूट लोकस से ये पता लगाया था कि कितने k तक के लिए सिस्टम स्टेबल होगा और उसके बाद उतने गेन के बाद सिस्टम अनस्टेबल होगा। वही थी क्या, रिलेटिव स्टेबिलिटी। वो चीज नाइक्विस्ट से भी पता लग सकता है इजियर मेथड से, उतना आपको प्लॉट बनाना नहीं पड़ेगा और सिंपल जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके मदद से, यानी नाइक्विस्ट की मदद से, इनफैक्ट नाइक्विस्ट भी नहीं बनाना पड़ता है, पोलर की मदद से हम लोग निकाल लेते हैं कि सिस्टम की रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या है, मतलब गेन के किस रेंज तक के लिए सिस्टम स्टेबल होगा, किसके लिए मार्जिनली स्टेबल होगा और किसके लिए अनस्टेबल होगा, बाय द हेल्प ऑफ कंसेप्ट ऑफ नाइक्विस्ट प्लॉट व्हिच वी हैव स्टडीड इन लास्ट क्लास। सो लास्ट क्लास वाज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर लास्ट क्लास प्रॉब्लम सेशन था तो उसके पीछे लगाना है। तो अब हम लोग आज देखेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी और इससे रिलेटेड जो चार बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं तो शॉर्ट नोट में इसमें से चार में से एक पूछना ही पूछना है, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन। तो इन चारों को डिस्कस करने से पहले तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, ये जो टॉपिक है ये क्या है, ये टॉपिक रिलेटिव स्टेबिलिटी नाइक्विस्ट का एक एप्लीकेशन है। किसी भी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के रिलेटिव स्टेबिलिटी को निकालने के लिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं और रिलेटिव स्टेबिलिटी निकालने का मतलब क्या है कि कितना गेन तक सिस्टम स्टेबल रहेगा और कितने गेन के बाद सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। दैट इज आवर मेन पॉइंट। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक और इसमें स्टार्ट करते हैं। इसमें एक लिमिटेशन भी है, वो भी देखेंगे, लेकिन अब देखिए, सपोज कि कोई एक सिस्टम है जिसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ये दिया हुआ है, GSHS equal to, just take it as 1 upon S into S plus 1 into S plus 2। ठीक है, कोई क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होगा, उसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ये दिया हुआ है 1 upon S into S plus 1 into S plus 2। ठीक है ना, इसका चेक करना है कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम स्टेबल होगा कि नहीं होगा बाय द हेल्प ऑफ नाइक्विस्ट प्लॉट। ठीक है ना, अब देखिए, क्या हम लोग नाइक्विस्ट प्लॉट बना करके तो देख ही सकते हैं, लेकिन नाइक्विस्ट बनाने से पहले क्या बनाना पड़ता है, पोलर बनाना पड़ता है, उसके बाद फिर नाइक्विस्ट बनता है। तो इसका पोलर प्लॉट कैसा होगा, तो पोलर प्लॉट इसका अगर आप लोग कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, मतलब m निकालेंगे, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा पहले तो ये सोचिए कि इसमें p कितना है, p मतलब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स जो कि राइट साइड में हो,
क्या कोई भी पोल राइट साइड में है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का? नहीं है। मतलब कि P क्या है? इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब ये जिस भी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का है वो क्लोज लूप स्टेबल है कि नहीं वो तो बाद में पता करेंगे, लेकिन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है? स्टेबल है, क्योंकि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के कोई भी पोल राइट साइड में नहीं है। ठीक है ना। अब आप इसका अगर निकालेंगे मैग्नीट्यूड तो ये हो जाएगा ओमेगा, है ना, रूट अंडर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रूट अंडर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना। एंगल निकालेंगे अगर फाई, ये सब हम लोग कर चुके हैं ना, जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा, तो ये 0 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना? माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा, और ये हो जाएगा 2 प्लस जे ओमेगा, तो माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 2। ओके, तो दिस विल बी m एंड फाई। उसके बाद आप चाहे आप लॉन्ग अप्रोच से या शॉर्ट अप्रोच से, किसी भी अप्रोच से अगर आप निकालने का प्रयास करेंगे और इसका पोलर प्लॉट बनाना चाहेंगे तो इसका पोलर प्लॉट हम बना करके रखे हुए हैं। तो इसका पोलर प्लॉट आपको कुछ इस तरह का बनेगा। देखिए, इसमें जब आप करेंगे, इसका बनाएंगे पोलर प्लॉट तो कुछ इस तरह का बनेगा, है ना। या अगर देखिए अगर तो आप निकालने के लिए क्या करते हैं, m एट ओमेगा इक्वल टू 0, ओमेगा इक्वल टू 0 पे m कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा इन्फिनिटी, एंड m एट ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी अगर करेंगे तो 0 होगा। अगर फाई 1 करें, फाई 1 मतलब फाई एट ओमेगा इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 0, ये 0, ये क्या हो जाएगा? माइनस 90 डिग्री। और फाई 2 इक्वल टू फाई एट ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ पे दोनों जगह, तो माइनस 90 माइनस 90 माइनस 90 कितना हो जाएगा? माइनस 270 डिग्री, है ना। तो इसका अगर आप प्लॉट बनाएंगे तो देखिए ये स्टार्ट हो रहा है इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड से, एंड हो रहा है 0 पर, और स्टार्ट हो रहा है माइनस 90 डिग्री से, एंड हो रहा है माइनस 270 पर। तो इसका प्लॉट कैसा बनेगा? कुछ इस तरह, ठीक है। अब जरा सोचिए, देखिए नाइक्विस्ट, अब इसका नाइक्विस्ट कैसे बनेगा? इसका हम लोगों को मिरर इमेज लेना होगा, फिर राइट हाफ सर्किल से जोड़ना होगा, यही होगा ना। अब जरा बिना नाइक्विस्ट बनाए जरा हम लोग एक चीज सोचते हैं, जरा ध्यान दीजिए कि देखिए इसमें p इक्वल टू 0 है, क्लोज लूप सिस्टम को स्टेबल होने के लिए n इक्वल टू p होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ इनसर्किलमेंट क्या होना चाहिए? 0। p 0 है, अगर नंबर ऑफ इनसर्किलमेंट भी 0 हो गया तो सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। अब नंबर ऑफ इनसर्किलमेंट को 0 होने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए ये चीज समझना है, नंबर ऑफ इनसर्किलमेंट को 0 होने के लिए क्या होना चाहिए कि ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ इनसर्किलमेंट को देखिए, अगर ये प्लॉट इस एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है, ठीक है, अगर ये पॉइंट -1 से, मतलब अगर ये पॉइंट मैग्नीट्यूड वाइज 1 से बड़ा है, ठीक है, तो इसका जब हम नाइक्विस्ट बनाएंगे तो कुछ इस तरह से होगा, ऐसे, तो इनसर्किलमेंट होगा, है ना। अगर ये पॉइंट जो भी इसकी वैल्यू हो के या जो भी हो समथिंग, ये अगर 1 से बड़ा होगा तो इनसर्किलमेंट होगा और सिस्टम क्या होगा? अनस्टेबल। और अगर ये k 1 से छोटा है, सपोज दिस इज 1, तो क्या कोई इंसर्किलमेंट होगा इसका? नहीं होगा, नहीं ना, कोई इंसर्किलमेंट नहीं होगा, ये तो सीधे यहीं से घूम के चला जाएगा, n इक्वल टू 0 होगा, सिस्टम स्टेबल रहेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसका अगर p इक्वल टू 0 है, मतलब
अगर स्टेबल ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, अगर स्टेबल ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है तो उसका जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा या क्लोज लूप सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा कि नहीं, ये इसी से पता चल सकता है कि इसका पोलर प्लॉट जहां पे कट कर रहा है, इसका पोलर प्लॉट जहां पे इस नेगेटिव रियल एक्सिस को या -180 डिग्री एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है, अगर वो मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, वो मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि इनसर्किलमेंट होगा ही नहीं। समझ आ रही बात नहीं? तो यानी कि अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन स्टेबल है तो सिर्फ पोलर प्लॉट देख करके और यहाँ का मैग्नीट्यूड निकाल करके भी हम लोग देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल हुआ कि नहीं स्टेबल होगा। लेकिन ये जो मेरा मोटिव है इसको बताने का, उस पर हम आ रहे हैं जस्ट। तो यहाँ का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालें, इस पॉइंट का मैग्नीट्यूड निकालें, यहाँ पे ये कहाँ एक्चुअली में क्या है इसका, ये ओपन लूप तो स्टेबल है, क्लोज लूप स्टेबल है कि नहीं, तो उसके लिए यहाँ का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले आपको यहाँ की फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, यहाँ पे अगर हम लोग फाई की जगह -पाई पुट करेंगे और बाकी यहाँ पे वही चीज रहेगा -पाई/2 माइनस tan इनवर्स ओमेगा -tan−1 तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको -पाई/2 और माइनस tan इनवर्स ओमेगा -tan। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, हम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस कंप्लीटली। यहाँ से अगर आप ओमेगा निकालेंगे तो ओमेगा आपको आएगा 2 रेडियन √2 सॉरी, यस इट विल बी √2 रेडियन पर सेकेंड, है ना। यानी यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू कितनी है, √2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा, इस फॉर्मूला में √2 पुट कर देंगे, तो इस पे अगर हम लोग √2 पुट करें तो क्या हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 2×3 है ना, √2 × √3 इंटू ये कितना हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर 4, √2 का होल स्क्वायर 2 + 4 6, तो 18 18 दूनी 36 यानी 1/6, यानी यहाँ का मैग्नीट्यूड कितना है 1/6 है। तो ऑब्वियसली ये 1 से क्या है कम है, तो इसका जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि ये 1 से कम है तो यहीं पे इनसर्किलमेंट हो जाएगा, करेक्ट। अब आप जरा अब इस क्वेश्चन को जरा सा चेंज करते हैं। सपोज यहाँ पे 1 ना होकर के यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये ग्राफ था 1 के लिए, यहाँ पर सब ये k है, दिस इज के गेन। पिछले क्वेश्चन में ये 1 था और अभी हम इसको क्या कर दिए 2 कर दिए, क्या क्या चेंजेस होंगे बोलिए। मैग्नीट्यूड यहाँ पे 1 की जगह क्या हो जाएगा 2, क्या एंगल में कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं, क्योंकि ये तो 0 डिग्री अभी भी है, एंगल वही रहेगा। क्या 0 पे मैग्नीट्यूड चेंज होगा, नहीं, ये सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, ठीक है, ओके। और ओमेगा इक्वल टू √2 रेडियन पर सेकेंड ही होगा इस केस में भी, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2/6 और ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो ये 1/6 था, ये मैग्नीट्यूड कितना था 1/6 मतलब 0.1 समथिंग, और ये 1/3 तो 0.333, मतलब कि कुछ इस तरफ। इसका अगर ग्राफ बनाए, ये k इक्वल टू 2 का, ये था k इक्वल टू 1 का, अगर k इक्वल टू 2 का बनाए तो वो कुछ इस तरह से सेम सब कुछ होगा, लेकिन ये k इक्वल टू 2 का कुछ इधर होगा। सिमिलरली आप अगर k को और बढ़ाएं और बढ़ाएं और बढ़ाएं तो ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ आपको इसके तरफ शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है। और क्या आप बता सकते हैं कि k की किस वैल्यू के लिए ये मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो जाएगा, k की किस वैल्यू के लिए मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो जाएगा, 6 के लिए। यहां पे अगर k इक्वल टू 6 पुट कर दें तो 6/6 1, यानी k इक्वल टू 6 पर ये 1 भी होगा, यानी कि k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 से लेकर के लेस देन 6 तक के लिए सिस्टम क्या है आपका, स्टेबल है ना, क्योंकि इनसर्किलमेंट 0 है। k इक्वल टू 6 के लिए सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है,
और ग्रेटर देन 6 के लिए जैसे ही इस तरफ जाएगा बस इंसर्किलमेंट स्टार्ट हो जाएगा, सिस्टम अनस्टेबल हो गया। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी पता चल गई, मतलब क्या पता चला कि गेन को ग्रेटर देन 0 आप रख सकते हैं, लेस देन 6 रख सकते हैं, सिस्टम स्टेबल रहेगा। गुड। लेकिन आप ये सोच के बताइए कि देखिए ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ये तो चलो मार्जिनली स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, तीनों स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल कौन है? ठीक है, इसको लिए आप जस्ट ऐसा सोचिए कि सपोज एक ये जी ओमेगा एक्सिस है, ये सिग्मा है, ये जी ओमेगा। एक सिस्टम है जिसका पोल यहां है, एक है जिसका यहां है, और एक और है जिसका कि यहां है, P1, P2, P3। तीन सिस्टम है, एक सिस्टम का पोल लोकेशन P1 जो मैक्स से क्लोज, दूसरे का पोल लोकेशन P2 थोड़ा सा दूर, और तीसरे का पोल लोकेशन P3 और दूर। तीनों ही स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल कौन है? इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो जितना जल्दी जिसका ट्रांजिएंट पार्ट डिके करे, तो जितनी जल्दी स्टेडी स्टेट पर आ जाए, है ना। जैसे कि अगर तीन सिस्टम है, एक का कुछ इस तरह का है, दूसरे का सपोज कुछ इस तरह का है, और तीसरे का सपोज कुछ इस तरह का है, आउटपुट रिस्पॉन्स तीनों ही स्टेबल है। लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन है? जो जितनी जल्दी स्टेडी स्टेट पे पहुंच गया वो उतना ज्यादा स्टेबल है, और जितनी जल्दी स्टेडी स्टेट पे पहुंच गया मतलब जिसका टाइम कांस्टेंट जितना कम है ना, 5 टाउ वही होता है ट्रांजिएंट का टाइमिंग। तो जिसका टाइम कांस्टेंट जितना कम होगा उतनी जल्दी स्टेडी स्टेट पे पहुंचेगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। और टाइम कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोल लोकेशन। टाइम कांस्टेंट क्या है? पोल लोकेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब टाइम कांस्टेंट कम मतलब पोल लोकेशन दूर। जो जितना ज्यादा दूर होगा जे ओमेगा एक्सिस से, उसका टाइम कांस्टेंट उतना कम होगा, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। समझ रहे हैं? यानी कि इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? P3 वाला। तीनों ही स्टेबल है, लेकिन P3 जिस भी सिस्टम का है उसका आउटपुट रिस्पांस जल्दी ट्रांजिएंट पार्ट खत्म होगा, जल्दी स्टेडी स्टेट पहुंचेगा, इसलिए दिस इज मोस्ट स्टेबल। ये भी स्टेबल है, उससे कम है, ये भी स्टेबल है, उससे भी कम है। मतलब जैसे जैसे हम लोग जी ओमेगा एक्सिस की तरफ बढ़ते हैं हमारी स्टेबिलिटी घटती जाती है, और जी ओमेगा एक्सिस पे मार्जिनली स्टेबल और उसके बाद अनस्टेबल। सिमिलरली यहाँ पे सोचिए, है ना, जैसे जैसे हम लोग -1 की तरफ बढ़ते जाएंगे, मतलब जो मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड की वैल्यू जैसे जैसे -1 की तरफ बढ़ती जाएगी, सिस्टम अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब जितना ये जो मैग्नीट्यूड है ये जितना कम हो 1 से, उतना आपका सिस्टम स्टेबल है। जितना कम हो 1 से उतना सिस्टम स्टेबल है आपका। मतलब कि k = 1 पे सिस्टम वाज मोस्ट स्टेबल, k = 2 पे लेसर, एंड k = 3 पे जो ये ब्लैक वाला है लिस्ट सबसे कम। जैसे जैसे मतलब कि एक तरफ आप गेन बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको क्या हो रहा है, सिस्टम की स्टेबिलिटी घट रही है, मतलब आउटपुट रिस्पांस लेट से मिलेगा। कुछ इस तरह की बात है। आउटपुट ज्यादा मिलेगा नो डाउट, लेकिन आउटपुट लेट से मिलेगा। तो गेन बढ़ा तो आउटपुट तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन आउटपुट अब लेट से मिलेगा, तो दैट इज द पॉइंट। ठीक है, तो ये एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है कि अगर आप ये कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, यानी कि हमने क्या समझा कि सिस्टम की जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड आपका क्लोज टू, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होगा, जितना कम होगा 1 से, उतना ही ज्यादा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, अब इसी चीज को, ये जो सारी चीजें हैं, इसी चीज को जो हमने पढ़ा, इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। ये जो क्वेश्चन हमने किया, ये जो क्वेश्चन किया, इसी के अंदर आपका गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी भी है, इसी के अंदर गेन फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी भी है, इसी के अंदर गेन मार्जिन भी है, और इसी के अंदर फेज मार्जिन भी है। बस वो है कहाँ कहाँ, ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आप समझ में आया, रिलेटिव स्टेबिलिटी आपको समझ में आया। अब देखिए, एक टर्म जो आता है वो है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एक टर्म आता है फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। पहले इनको समझना है, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग
गेन मार्जिन पहले देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद तब फिर फेज मार्जिन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए व्हाट इज गेन मार्जिन, सॉरी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इज आल्सो रिटन एज, that is gain crossover frequency, it is also written as omega gc, ओमेगा gc। देखिए एक हम ऐसा ही एक और प्लॉट बनाते हैं, पोलर प्लॉट, और उसमें सपोज एक काम करते हैं, ये -1 का पोजीशन है, ये -1 है, ठीक है ना, और हम इतना ही रेडियस लेकर के सभी एक्सिस पर एक सर्किल खींचते हैं, ठीक है। इस तरह का, ठीक है, ये सेंटर लेकर के ये ऐसा है और ये -1, और इस सिस्टम में, और मतलब ये तो एक्सिस है, और जैसा ये प्लॉट है ना वैसा ही एक प्लॉट हम यहाँ पे बनाएंगे। अब जरा सोच के बताइए कि इस पोलर प्लॉट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना होगा, मतलब किसी फ्रीक्वेंसी, इस पॉइंट पे कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, उस फ्रीक्वेंसी पे जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, सपोज हम इसको नाम दे देते हैं ओमेगा इक्वल टू ω1। यहाँ पे पोलर प्लॉट जब यहाँ है, जब इसका ये पॉइंट है, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, क्योंकि इसी सर्किल पर है ये, हम यहाँ इसी की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यानी कि जिस भी सिस्टम का ये पोलर प्लॉट है उसका m at ω1 कितना है, 1 है, क्योंकि 1 एक्सिस पर है। और यहाँ पे जब ये पोलर प्लॉट यहाँ पे पहुंचा और यहाँ पे सपोज फ्रीक्वेंसी है ओमेगा इक्वल टू ω2, जैसे यहाँ पर आपने निकाला था ना कि -180 डिग्री कितने फ्रीक्वेंसी पर आएगा, √2 रेडियन पर सेकेंड पे। तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू समथिंग हमने नाम दिया ω2, उस समय मैं आपसे इसका मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा हूँ, उस समय इसका इस प्लॉट का एंगल कितना है ना। यहाँ पे जब ओमेगा इक्वल टू ω1 था तो इसका मैग्नीट्यूड था 1, और यहाँ पे जब ओमेगा इक्वल टू ω2 है उस समय इसका एंगल कितना है, -180 डिग्री, क्योंकि ये इसी एक्सिस पर है ना। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो फाई एट ω2 इज इक्वल टू -180 डिग्री। ओके, अब समझिए बात। और ये मान लीजिए कि इस यहाँ पे जब पोलर प्लॉट यहाँ है तो उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, और इसकी जो एंगल है, जैसे कि हम लोग जानते हैं ना कि किसी भी फ्रीक्वेंसी पे दोनों चीज होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और एंगल भी होगा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है 1 और यहाँ पे सपोज एंगल इस एक्सिस से, मतलब पूरा यहाँ से देखे तब तो पूरा हो जाएगा, इस एक्सिस से एंगल है फाई सपोज, और यहाँ से अगर देखें तो -1, यहाँ से अगर देखें तो 180 डिग्री प्लस फाई, दैट इज ये -180 डिग्री का एक्सिस है, तो ये अगर इधर से देखें तो 180 डिग्री प्लस फाई है ना, ये पूरा 180 डिग्री प्लस फाई। तो देखिए अब, और यहाँ पे इस पॉइंट पे ओमेगा इक्वल टू ω2 है और फाई इक्वल टू -180 डिग्री है ना। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, यही तो है इसका मैग्नीट्यूड, इसको हम इसको नाम दे देते हैं A, ठीक है, इसको नाम क्या दे दिए A, ठीक है। अब समझिए कि व्हाट इज गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। बहुत सिंपल है, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी किसी भी पोलर प्लॉट के लिए, मतलब डेफिनेशन बेसिक यही है, बाकी हर एक पोलर प्लॉट के लिए वैल्यू अलग अलग होगी।
तो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी किसी भी पोलर प्लॉट के लिए वो फ्रीक्वेंसी है जहां पे या जिस फ्रीक्वेंसी पे पोलर प्लॉट का मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, ठीक है ना। जिस फ्रीक्वेंसी पे पोलर प्लॉट का मैग्नीट्यूड यूनिटी हो वो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जस्ट अब इससे जस्ट ज्यादा फ्रीक्वेंसी में मैग्नीट्यूड कुछ और होता है, जस्ट क्रॉस कर रहा है। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड 1 हो उसको कहते हैं क्या है? गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो यहां आप सोच के बताइए क्या यहां पे गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है ना? क्योंकि देखिए ये यहां पे इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड 1 हो वही फ्रीक्वेंसी क्या होती है? गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू ओमेगा जीसी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। और गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कैसे? बोलिए, सिंपल है। m का जो आप फार्मूला इधर लिखते हैं, m को अभी लिखे थे ना 1 अपॉन ओमेगा रूट अंडर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रूट अंडर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, उस फार्मूला में इक्वल टू क्या कर दें? 1 रूट अंडर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रूट अंडर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहां से जब आप ओमेगा की वैल्यू को निकालेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करके या जो भी करके, वही वैल्यू क्या आएगी? ओमेगा जीसी। ओमेगा जीसी इज वेरी सिंपल, the frequency at which the magnitude of आप कह सकते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्योंकि उसी का तो है सारा कुछ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जिस फ्रीक्वेंसी पे 1 हो जाता है वही क्या कहलाता है? ओमेगा जीसी। यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यानी मैग्नीट्यूड ऑफ जीजे ओमेगा hj ओमेगा एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीसी इज इक्वल टू 1। करेक्ट? ठीक है, तो ये हो गया। ये क्या कहलाता है? गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी भी आप लोग समझ गए होंगे। फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या है? वो फ्रीक्वेंसी जिसपे की एंगल जीजे ओमेगा एच ओमेगा का एंगल या पोलर प्लॉट का एंगल जिस फ्रीक्वेंसी पे एंगल -180 डिग्री होता हो, जिस फ्रीक्वेंसी पे एंगल -180 डिग्री होता हो वही फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा पी सी, W इक्वल टू ओमेगा 2 एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू ओमेगा पी सी। मतलब एंगल जीजे ओमेगा एचजे ओमेगा एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पी सी इज इक्वल टू -1। ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी पे आपके ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का एंगल -180 डिग्री हो जाए वही फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? ओमेगा पीसी या फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व भी किया था। तो ओमेगा कितना आया था? √2 रेडियन पर सेकंड। करेक्ट? तो ये होता है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। अब जो अगला टर्म है वो है गेन मार्जिन। ठीक है, उसको देखते हैं। तो देखिए गेन मार्जिन, देखिए गेन मार्जिन जैसे नाम से भी क्लियर है, मार्जिन, गेन मार्जिन मतलब कि गेन को हम कितना बढ़ा सकते हैं ताकि सिस्टम अनस्टेबिलिटी के बिल्कुल बॉर्डर पे पहुंचे, या दूसरे शब्दों में गेन को कितने टाइम्स बढ़ा सकते हैं ताकि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो जाए। ऐसे स्टेटमेंट कभी मार्जिनली स्टेबल नहीं लिखते हैं, लिखते हैं वर्ड्स ऑफ इनस्टेबिलिटी। वर्ड्स ऑफ इनस्टेबिलिटी का मतलब कि ये बिल्कुल बॉर्डर पर है, इससे अगर आप थोड़ा सा भी गेन बढ़ाएंगे तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो गेन मार्जिन हमको ये बताता है कि अभी जो आपका सिस्टम है, अभी जो सिस्टम है उसके गेन को आप कितना और बढ़ा सकते हैं, कितना और बढ़ा सकते हैं। जो गेन मार्जिन से जो वैल्यू आएगी
उतना टाइम्स अगर आप बढ़ाएंगे, एग्जैक्टली उतना टाइम्स अगर बढ़ाएंगे तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे बढ़ाएंगे सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, और उससे कम रखेंगे सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। समझ रहे आप? तो गेन मार्जिन ये बताता है कि कितने अभी सिस्टम जो है कितने टाइम्स फैक्टर, कितने फैक्टर है ना, कितने टाइम्स और हम गेन को बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन किया था उसमें हमने देखा था कि k इक्वल टू 1 के लिए, k इक्वल टू 1 के लिए जो यहाँ का मैग्नीट्यूड आ रहा था वो आ रहा था 1/6, ठीक है। k इक्वल टू 2 के लिए जो यहाँ का मैग्नीट्यूड आ रहा था वो आ रहा था 1/3, मतलब 2/6। k इक्वल टू 1 पे यहाँ का मैग्नीट्यूड कितना है? 1/6। k इक्वल टू 2 पे यहाँ का मैग्नीट्यूड कितना है? 2/6, डबल हो गया। k डबल हुआ तो यहाँ का मैग्नीट्यूड भी डबल हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि मतलब पहले सिस्टम का गेन था 1, तो ये था 1/6, 2 तो 2/6, और जब ये 1 के बराबर हो जाएगा तो सिस्टम स्टेबल नहीं रहा। तो गेन को कितना बढ़ा सकते हैं? अभी 1 है, 2 हुआ, 3 भी कर सकते हैं, 3/6 दैट इज 1/2, 0.5, 4/6 भी कर सकते हैं, 5/6 भी कर सकते हैं, 5.9/6 भी कर सकते हैं। क्या 6/6 पे सिस्टम स्टेबल रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि 6/6 पे मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, ग्राफ विल क्रॉस फ्रॉम दिस पॉइंट, सिस्टम विल बी मार्जिनली स्टेबल। तो कितने टाइम्स बढ़ा सकते हैं? 6 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। अभी 1 है, जब k इक्वल टू 1 है तो m कितना है? 1/6। अब इसको 6 टाइम्स बढ़ा सकते हैं, है ना। तो गेन मार्जिन क्या है? गेन मार्जिन क्या होगा इस केस में? 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 टाइम्स हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली आप यहां देखिए, ये ओमेगा पीसी पे, सॉरी ओमेगा पीसी पे जो मैग्नीट्यूड है वो है a। यहां पर भी ओमेगा पीसी पे मैग्नीट्यूड था 1/6, ओमेगा पीसी पर ही मैग्नीट्यूड था 2/6 √2 पे। तो ओमेगा पीसी पे मैग्नीट्यूड है a, है ना। तो और यहां पर भी मान लीजिए कुछ गेन होगा, सिस्टम में कुछ गेन होगा, उसके कारण आपको यहाँ पे ओमेगा पीसी पे मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? a आ रहा है। अब आप ये सोचिए कि इस मैग्नीट्यूड को और मतलब गेन को डबल करेंगे तो मैग्नीट्यूड विल आल्सो बी डबल, है ना। गेन को डबल करेंगे मैग्नीट्यूड भी डबल होगा। अब आप ये सोचिए कि हम गेन को कितना कर सकते हैं, गेन को कितना और कर सकते हैं। अभी किसी गेन पे, किसी k पर मैग्नीट्यूड a है और स्टेबल होने और मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा अगर मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, है ना। तो गेन को कितना टाइम्स और कर सकते हैं? 1/a टाइम्स ओनली, है ना। क्योंकि अगर आप गेन को 1/a टाइम्स करेंगे तो ये भी मैग्नीट्यूड भी 1/a टाइम्स हो जाएगा। अभी a है, 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब कि मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब गेन को आप इसके केस में देखिए, गेन को आप कितना बढ़ा सकते हैं? 1/a टाइम्स कर सकते हैं। अब चूंकि a जो है, जैसे यहाँ पर a कितना है? 1/6। अब ये चूंकि 1 से छोटा है इसलिए 1/1 करेंगे तो बड़ा हो जाएगा 1 से, वो अलग बात है। लेकिन इसके केस में भी जो गेन मार्जिन होगा वो क्या होगा? 1/a, 1/a, है ना। क्योंकि 1/a टाइम्स हम बढ़ा सकते हैं गेन को, 1/a टाइम्स बढ़ाएंगे तो ये जो है ये बढ़कर के यहाँ आ जाएगा, उसके बाद अनस्टेबल हो जाएगा। तो गेन मार्जिन विल बी 1/a। और a क्या है? व्हाट इज a? a है आपके OLTF का मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पीसी। ये क्या है? OLTF का मैग्नीट्यूड या पोलर प्लॉट का मैग्नीट्यूड है एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पीसी। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/मैग्नीट्यूड ऑफ GJ ओमेगा HJ ओमेगा एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पीसी। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पीसी पर जो मैग्नीट्यूड होगा उसका रेसिप्रोकल करेंगे, गेन मार्जिन निकल जाएगा। समझ में आ गई बात? गेन मार्जिन निकालने के लिए क्या स्टेप होगा? सबसे पहले स्टेप में हम लोग गेन मार्जिन निकालने के लिए ओमेगा पीसी निकालेंगे। कैसे निकलेगा ओमेगा पीसी? 5 इक्वल टू -180 डिग्री पुट करेंगे, ओमेगा की वैल्यू वहां से निकालेंगे, वो हो जाएगा ओमेगा पीसी। फिर उस ओमेगा पीसी को m में पुट करेंगे जो मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला है,
वहां से निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पी सी, और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, गेन मार्जिन। क्लियर, वेरी इजी, बहुत आसान है, आसानी से बनेगा, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बस लास्ट में, कि देखिए जनरली गेन मार्जिन और इन सब चीजों का यूज पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में, इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में, उसमें एम्पलीफायर्स भी इंक्लूडेड हैं और बहुत सारे इक्विपमेंट्स इंक्लूडेड हैं। इसलिए गेन मार्जिन को, ऐसे हम लोग इसके बारे में और भी पढ़ेंगे बोर्डे प्लॉट में, गेन मार्जिन को एक्सप्रेस करने का एक और भी तरीका है, एक और भी यूनिट है। ये तो यूनिटलेस है, इसको कहते हैं लीनियर स्केल, ये यूनिटलेस है। एक और भी तरीका है लॉगरिथमिक स्केल में रिप्रेजेंट करने का, और लॉगरिथमिक स्केल का यूनिट होता है डेसिबल। बोला है गेन मार्जिन का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, -20 log 1 डेसिबल, -20 log a क्या है आप समझ रहे हैं ना, ओमेगा पी सी पे मैग्नीट्यूड, और -20 a चूंकि 1 से स्टेबल सिस्टम के लिए, a क्या होगा, 1 से कम होगा, और a अगर 1 से कम होगा तो log a की वैल्यू निगेटिव होगी, तो निगेटिव इंटू निगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यानी स्टेबल सिस्टम के लिए गेन मार्जिन क्या होता है, पॉजिटिव होता है डेसिबल में, और लीनियर में तो पॉजिटिव ही है, और डेसिबल में भी स्टेबल सिस्टम के लिए गेन मार्जिन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये दो यूनिट है, और आप गेन मार्जिन समझ भी गए क्या है, ये बताता है कि कितने टाइम्स हम गेन को और इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, और उसके बाद आज की क्लास को बंद करते हैं। तो ये पिछले क्वेश्चन में जस्ट थोड़ा सा चेंज किया गया, 1/s इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 4, ठीक है। तो इसमें हमको क्या निकालना है, हमको गेन मार्जिन निकालना है, और गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, और स्टेबिलिटी पता करना है, सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। तो हमने m निकाला, फाई निकाला। अब गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी के लिए फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालना, गेन मार्जिन निकालने के लिए आपको WPC निकालना पड़ेगा। तो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फाई की जगह पुट करेंगे -पाई, तो फाई की जगह पुट किया -पाई, वहां से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी आई वो आई ओमेगा पीसी इक्वल टू 2। अब क्या करना है, हमको गेन मार्जिन निकालना है। तो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकल गया, अब क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे वहां पे, और गेन मार्जिन क्या होगा, 1/that। तो m अगर निकालेंगे आप ओमेगा पीसी पर, तो देखिए 1/, ये हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4, 4 4 8, √8 इंटू, ये क्या हो जाएगा 4 + 16, √20, ठीक है, सही है, ओके। इट इज s + 2 ना, तो ये हो जाएगा √, और 4 + ओमेगा स्क्वायर, 16 + ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बाई, ओके, 1 मिनट, सॉरी, इट इज दिस 1, यहाँ पे ये 1 है, ठीक है, 1 एंड दिस थिंग्स आर सेम, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तब आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी ओमेगा इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड, और तब अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो जाएगा 2 इंटू √4 + 1 5, ठीक है, और ये हो जाएगा आपको 2 का स्क्वायर 4, 16 + 4, ये तो सही है। तो ये हो जाएगा 20 × 5 = 100, यानी 10 10 × 2 यानी 1/20। और ये क्या है, याद कीजिए, जहां पे मैग्नीट्यूड, ये जहां पे ये होता है, ये क्या होता है, a होता है, तो दिस इज इक्वल टू a, ठीक है ना। देयरफॉर, अच्छा, अब ये अगर 1 से कम है, 1/20 है, 1 से कम है, मतलब इंसर्कलमेंट होगा ही नहीं, सिस्टम क्या हो गया, स्टेबल तो ऐसे ही हो गया सिस्टम, ये तो ऐसे ही पता चल गया। देयरफॉर गेन मार्जिन विल बी इक्वल टू, सॉरी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/8 इक्वल टू 20। लीनियर स्केल में गेन मार्जिन इक्वल टू कितना है, 20, और इन डेसिबल स्केल -20 log a, नॉट 1/a, -20 log a, कितना है 1/20,
तो ये जब आप निकालेंगे तो इट विल कम 26.02 डेसिबल। ओके, यानी देखिए 20 का मतलब क्या है, ये मतलब कि इस सिस्टम के लिए गेन को आप 20 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। पिछले में 6 टाइम्स था, इसके लिए गेन को आप कितने टाइम्स बढ़ा सकते हैं, 20 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। 20 पे जाकर के, अब यहाँ से दिख भी रहा है ना 1/20 पे जाकर के सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल। ठीक है, तो नोट्स में आपको कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, उनको बनाइए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी और फेज मार्जिन खत्म करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे, और उसके बाद बोर्ड प्लॉट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।